हर माँ को लगता है कि उसके बेबी ने हेल्दी होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। तो अगर आप प्रेग्नेंट है, अगर आप बेबी कैरी कर रही हैं या फिर आप प्लान कर रही है अपने बेबी के लिए, तो ये कुछ चीजें मैं जो अभी बताने वाली हूँ इस वीडियो में, ये बहुत जरूरी है आपको ये 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में करना। और अगर आपने अभी तक कंसीव नहीं किया है तो बिफोर कंसीविंग अगर आप 2 से 3 महीने ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो बेबी बहुत ही हेल्दी होगा और बेबी बहुत स्ट्रांग होगा। ओके, सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए, ऐसे ही नए नए कंटेंट के लिए अब पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आपको ऐसे नए नए कंटेंट बार बार दिखते रहे जब भी मैं पोस्ट करूं। ओके, और इससे मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारा प्यार भी दे रहे हो। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। माई सेल्फ डॉक्टर लुम्बिनी, और मैं पिछले 15 सालों से आयुर्वेद और पंचकर्मा की प्रैक्टिस कर रही हूँ। पिछले 2-3 सालों से मैं गर्भ संस्कार ऑनलाइन कोचिंग दे रही हूँ और 10 सालों के पहले से मैं ऑफलाइन भी कोचिंग कर रही थी। ओके, सो बहुत सारे मदर्स आफ्टर बर्थ ऑफ अ बेबी, बेबी के बर्थ के बाद में बोलते हैं कि बेबी को ना बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम ऐसा बहुत हो रहा है, या फिर बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, या हेल्दी नहीं ऐसा फील होता है हमें कि बार बार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है ना। इस बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम हेल्दी कहते हैं तो एक तो होता है फिजिकल हेल्थ और एक होता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फिजिकल हेल्थ या स्ट्रेंथ, स्ट्रांग बेबी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो अगर आपने कंसीव नहीं किया है और बिफोर 2-3 मंथ्स आप सारी चीजें पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से करती हो ताकि आप स्ट्रांग हो बन जाओ, आप खुद स्ट्रांग हो, ताकि जब बीज स्ट्रांग होते हैं, जब बीज या सीड स्ट्रांग होते हैं तो ऑफ कोर्स पेड़ के जो फ्रूट्स रहेंगे वो भी बहुत स्ट्रांग रहेंगे, बहुत ही हेल्दी रहेंगे, राइट। तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली जो मदर और फादर अगर स्ट्रांग है और बाद में वो कंसीव करते हैं तो ऑफकोर्स उनका बेबी जो है वो भी बहुत अच्छे से हेल्दी रहेगा। बट अगर आपने कंसीव कर लिया है, आप अभी कैरिंग कर रहे हैं, अभी आप प्रेग्नेंट है, तो आप क्या ऐसी चीजें कर सकते हो ताकि आपका बेबी जो होने वाला है वो हेल्दी हो, है ना, वो स्ट्रांग हो। तो सबसे पहली बात जो है वो होती है इम्यून। ओके, इम्यून सिस्टम। सबसे पहली बात होती है कि हमें ये देखना होता है कि बेबी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो, बहुत स्ट्रांग हो। वो कैसे होगा? तो मदर्स ने कोई ऐसी ऐसी चीजें कुछ फॉलो करनी चाहिए जिससे कि बेबी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, बहुत स्ट्रांग। तो क्या क्या कर सकती है मदर्स? मदर्स क्या कर सकती है इम्यूनिटी के लिए? बहुत अच्छा खा सकती है। ओके, बहुत अच्छा फूड। नाउ अच्छा फूड में व्हाट आई विल से, कुछ 2-3 फूड के नाम मैं बता दूंगी कि जो आप रेगुलरली खाए ताकि बेबी की जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बिल्ट। ओके, तो सबसे पहले उसमें आता है आंवला। आंवला इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। नाउ आई विल नॉट टेल कि आप मार्केट से आंवला जूस लेकर आ जाओ और वो बॉटल में बंद किया हुआ 2-3 महीने 4-5 महीने पहले पैक किया हुआ विथ लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, ऐसा वाला जूस पियो। आई विल नॉट सजेस्ट यू। अगर फ्रेश आंवला है आपके वेदर, उस वो वेदर चल रहा है जहां पर फ्रेश आंवले हैं तो आप लेकर आ जाइए, उसका जूस पी सकते हो। ऑफकोर्स उसका जूस आप किसी भी स्मूदी में डाल के, मतलब अगर एप्पल की स्मूदी बना रहे हो या फिर एप्पल पालक ऐसी स्मूदी कुछ बना रहे हो, बनाना की स्मूदी बना रहे हो, तो उसमें आप आंवला डाल के खा सकते हो, या फिर आंवला एक ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हो। सबसे सिंपलेस्ट वे जो मैं बताऊंगी वो है आंवला कैंडी या फिर आंवले का मुरब्बा। ऐसी कोई चीजें बना के आप घर पे रख दो जो बहुत दिनों तक टिकती है और उसको खाया जा सकता है। अब च्यवनप्राश भी एक ऐसी चीज है जो बहुत अच्छा होता है बेबी के इम्यून सिस्टम के लिए। लेकिन अगर वो च्यवनप्राश अगर कंसीव होने के पहले 3 मंथ्स बिफोर अगर आपने खाया तो उसका जो इफेक्ट है वो मैजिकल आपको मिलेगा। बेबी ब्रेन से भी बहुत शार्प होता है और बेबी हेल्दी भी बहुत होता है। तो कंसीव करने के पहले अगर आप च्यवनप्राश लेते हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। 1 चम्मच च्यवनप्राश सुबह खाली पेट, और उसके ऊपर मतलब 10 मिनट के बाद में 1 कप वार्म मिल्क, इतना आपको लेना है। उसके बाद में 15-20 मिनट के बाद में कुछ भी खा सकते हो, क्योंकि च्यवनप्राश बहुत हैवी होता है डाइजेस्ट होने के लिए। सो मैं पहले 3 महीने मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सजेस्ट नहीं करूंगी। अगर आप कंसीव्ड हो, अगर आप प्रेग्नेंट हो ऑलरेडी, तो पहले 3 महीने आई वुड टेल कि आप नहीं खाएं च्यवनप्राश। बाद में जो सेकंड ट्राइमेस्टर है और थर्ड ट्राइमेस्टर है उस ड्यूरेशन में आप फिर से
च्यवनप्राश खा सकते हो। कैसा खाना है, 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून खाली पेट खा लो, और उसके ऊपर 10 मिनट के बाद में ही वार्म मिल्क पीना है, क्योंकि च्यवनप्राश होता है खट्टा, और मिल्क में खट्टा मिल जाएगा तो मिल्क फूट जाएगा, ठीक है। तो च्यवनप्राश पहले बॉडी पूरा सा एब्जॉर्ब कर ले, उसके 10 मिनट के बाद में आप मिल्क पीते हो तो मिल्क का भी मिल्क क्या करेगा, वो च्यवनप्राश की जो स्ट्रेंथ है वो बेबी तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो आयुर्वेद में वो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और फिर ये दूध पीने के बाद 10-15 मिनट के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन हैव इट, ओके। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इम्यून सिस्टम बढ़ाने का। सेकेंडली, सिट्रस फ्रूट, मौसम्बी है, ऑरेंज है, ये सारे सिट्रस फ्रूट आप खाइए, इससे भी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। अगर आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक वैद्य है, उनसे मासानुमासिक मतलब हर महीने में बेबी के ग्रोथ के अकॉर्डिंगली कुछ मेडिसिन मिलती है, अगर आप वो कंज्यूम कर सकते हो तो बेहतरीन है। उससे दोनों चीजें होगी, बेबी मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होगा और हेल्थ भी बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। सो बेबी बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ लेके आता है, बहुत अच्छा उसका इम्यून सिस्टम होता है, और ब्रेन वाइज भी बेबी बहुत ही हेल्दी होता है, ओके। सो अगर आपको महीने की मेडिसिन कहीं से मिल जाती तो वो आप ले सकते हो। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट लेके करके वो मेडिसिन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं मेरा कांटेक्ट मिल जाएगा, जहां से आप मुझे कांटेक्ट करके आप मासानुमासिक महीने की मेडिसिन मंगा सकते हो। थर्डली, मैं चाहती हूँ कि जो मदर्स है वो जब भी कुछ खा रही है तो इस बात का ध्यान रखे कि वो जब खा रही है तो उसका डाइजेशन कैसा है। मदर्स को चाहिए कि उसने अपना डाइजेशन और अपना मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा रखे। अब उसे एसिडिटी हो रही है फिर भी वो कुछ खा रही है, तो वो जो खाना वो खा रही है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे हम गोलियां खा रहे हैं, कैल्शियम की गोली खा रहे हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। आयरन की गोली खा रहे हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। आयरन की गोली तभी एब्जॉर्ब होगी जब आप सिट्रस फ्रूट जैसे कुछ नींबू, लेमन या फिर मौसम्बी ऐसी चीजें खाते हो तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है। कैल्शियम खा रहे हो तो सनलाइट के अंदर जाओ, विटामिन डी ले लो, बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। इसके बावजूद आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा होना जरूरी है, तो बहुत सारा नहीं खाए, थोड़े थोड़े कम कम फॉर्म में मल्टीपल टाइम्स आप खा सकते हो, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपकी डाइजेशन अच्छा रहेगा। जिस माताओं का डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, मतलब यूजुअली पहले क्या होता था कि बहुत जल्दी एज में बेबीज हो जाते थे, है ना। जब औरत 22 साल की या 25 साल की होती थी तभी बेबीज हो जाते थे, उनको 18 साल में ही बेबीज होते थे। तो जिन माओ के 18 साल में बेबीज हुए हैं वो माँ जो है वो बहुत हेल्दी रहती थी, तो उसकी वजह से बेबीज भी बहुत हेल्दी रहते थे। आज माँ प्रेग्नेंट ही तब हो रही है जब वो 28 साल की है, 30 ईयर्स की है, 35 ईयर्स की है, तो उसके ऑलरेडी जो बॉडी में जो ताकत थी वो कम हो चुकी है, और अब वो बेबीज जो हो रहे हैं वो भी थोड़े से वीक और विथ लॉट ऑफ डिसीजेस हो रहे हैं। ऊपर से हमारी लाइफस्टाइल भी इतनी अच्छी नहीं है। 30 ईयर्स में भी इंसान स्ट्रांग रहता है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल, सोने के पैटर्न, खाने के पैटर्न, बाहर का खाना, ये सारी चीजों की वजह से ऑलरेडी जो मम्मीज है, मदर्स है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, वो ऑलरेडी ना वीक है, ओके। सो 18 ईयर्स में जब औरतों को समझ में नहीं आता था, दुबले पतले रहते थे, फिर भी उनके जो बेबीज होते थे वो एकदम से गबरू जवानी से मोटे मोटे होते थे, है ना। तो वो इसीलिए होते थे क्योंकि मदर्स की जो एज है या फिर मदर्स की जो इम्यून थी, स्ट्रेंथ थी, वो बहुत अच्छी थी ना। अगर वैसे ही स्ट्रेंथ अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, आपका खाने का पैटर्न बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। बाहर का नहीं खाए, जो भी खा रहे हैं देखिए कि उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, विटामिन कैसे जा रहे हैं आपके पेट के अंदर, मिनरल्स कितने जा रहे हैं। वन मोर थिंग, जो सीड्स होते हैं जैसे वाटरमेलन सीड्स है, जो सीड्स होते हैं, खसखस है, खसखस बहुत गर्म होती है तो इतना फॉर्म में नहीं खाना चाहिए, लेकिन बाकी के जो सीड्स है और एमंड्स है, वॉलनट है, ये सारी चीजें भी मिनरल रिच होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, तो ये आप बहुत सारा खा सकते हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पालक बहुत सारा खाओ तो आपका बेबी का जो स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। पालक जो है बहुत अच्छा होता है एचबी बढ़ाने के लिए, तो जिन माओ के पास अच्छा एचबी है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे कहते हैं, अच्छा एचबी है तो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा, राइट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर एचबी बहुत अच्छा है और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, बॉडी में कोई फिजिकल डिसीज नहीं है, कोई रोग नहीं है, तो बेबी को कुछ भी नहीं होगा, बेबी बहुत स्ट्रांग होगा। उसके साथ साथ मदर्स को चाहिए कि जैसे खाने का पैटर्न हम रख रहे हैं वैसे ही वर्कआउट का भी पैटर्न रखे।
तो ऐसा नहीं है कि आपने रोज बहुत सारा कार्डियो, बहुत सारा वॉकिंग करना है, ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक दिन वॉकिंग कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, एक दिन आप थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो, एक दिन आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। तो बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस होती है, वो सारे एक्सरसाइजेस एक एक दिन आप कर सकते हो। खाने के बाद जो आप अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाते हो और फिर चलते हो और आप बोलते हो कि मैं वॉकिंग कर रही हूँ, तो ये वाला जो वॉकिंग होता है वो एक्सरसाइज में गिना नहीं जाता है, ठीक है। सो वॉकिंग का मतलब या एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, खाली पेट आपने जो वॉक किया है और जो आपके कार्डियक मसल्स है वो एक्टिव हुए हैं, मतलब आपकी सांस फूलने लगी है, आपको थोड़ा पसीना आ गया है, इस तरीके का जो एक्सरसाइज होता है उसे कहते हैं वर्कआउट एक्सरसाइजेस। और आप जो खाने के बाद में जो टहलने जाते हो, शतपावली करते हो अपने हस्बैंड के साथ, उसे आप एक्सरसाइज में नहीं गिने, और उसको सिर्फ डाइजेशन, एक अच्छा डाइजेशन हो जाएगा इसके लिए आप जा रहे हो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा इसके लिए आप गिन सकते हो, ठीक है। सो इसी तरीके से खाने के बारे में हो गया, आप वर्कआउट के बारे में होगा, थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए अच्छा खासा। और थर्डली मैं कहूंगी कि स्लीपिंग पैटर्न्स जो है वो भी आपके अच्छे रखे, जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठ जाए, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो दिन का रूटीन है वो बहुत ही परफेक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए। जब आप इस तरीके से रहते हो तो आपकी बॉडी जो है वो नेचुरल फॉर्म में, एक अच्छे फॉर्म में रहने की कोशिश करती है, और फिर आपकी आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। जब आपकी हेल्थ अच्छी रहती है तो आपके बेबी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका बेबी बार बार बीमार नहीं पड़ेगा, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। सेकेंड फैक्टर जो देखने लायक है वो है कि अगर आपके फैमिली में, मतलब फैमिली हिस्ट्री में कोई डिसीज है तो उसके ऊपर गौर करना चाहिए। और अगर आपके मतलब जो बेबी होने वाला है उसके मदर एंड फादर या उसके मदर एंड फादर के मम्मी पापा, जैसे हम एक पुष्ट कह सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स, और सुपर ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स क्योंकि वहीं से डिसीजेस शुरू हुए हैं, सुपर ग्रैंड पेरेंट्स तो बहुत ही सुपर हेल्दी थे। तो बात करेंगे हम मदर एंड फादर, होने वाले मदर एंड फादर और उनके मदर फादर्स, ठीक है। तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, पैरालिसिस, ऐसे कोई भी डिसीजेस हो तो वो मदर्स को चाहिए कि थर्ड से फोर्थ मंथ में, अगर हार्ट के रिलेटेड कोई भी डिसीज है तो थर्ड से लेके फोर्थ मंथ में, थर्ड एंड फोर्थ मंथ में थोड़ा सा ज्यादा किसी डॉक्टर के पास जाके, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके अगर आप पूछते हैं तो वो आपको बताएंगे। लेकिन अगर दालचीनी छोटा सा 1 इंच का टुकड़ा आप गर्म पानी में बॉईल कर लीजिए, 1 लीटर पानी में, और पानी को, और उसमें एक छोटा सा 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल के रख दीजिए, और 1 चम्मच या धनिया और जीरा, ये कोर्स पाउडर करके 1 चम्मच आप गरम गरम पानी में डाल दीजिए, और फिर इसे ढक के रखिए। जब ये थोड़ा सा वार्म हो जाता है, लूक वार्म हो जाता है, तब इसे छान कर पीजिए। तो इससे हार्ट बहुत अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, और आपका मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल होने के लिए इसका बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो एसिडिटी वगैरह भी नहीं होगी, और हार्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। जब आपका हार्ट अच्छा रह रहा है या फिर आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे हार्ट अच्छा रहने वाला है, तो बेबी का हार्ट भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो जब हार्ट स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है तो हार्ट के डिसीज नहीं होंगे, और जो खून की जो बीमारी है जैसे हाइपरटेंशन या फिर पैरालिसिस, ऐसी कोई चीजें हैं वो भी अच्छी रहेगी, क्योंकि हार्ट इज हेल्दी, पंपिंग अच्छा हो रहा है, तो बाकी सारी चीजें भी अच्छी रहेगी। अगेन आपको चाहिए कि आप बहुत सारे जो जैसे शुगर या फिर ग्लाइकोलिक इंडेक्स प्रोड्यूस करने वाले ऐसी चीजें नहीं खाएं अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो जैसे चावल या फिर चपाती जो है थोड़ा सा कम खाएं, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, विटामिन, फाइबर्स, गुड फैट्स, ये सारी चीजें अपने खाने में अच्छी तरीके से रखें। इसी तरीके से थर्ड फैक्टर जो है वो है मदर एंड फादर, मतलब जो कंसीव किया है जिस वुमेन ने, अगर आप या फिर आपके हस्बैंड में कोई भी ऐसी चीज है, ऐसी तकलीफ है या ऐसा डिसीज है जिस जो बेबी को आ सकता है, जैसे राइनाइटिस हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस, क्रोनिक डस्ट एलर्जी, स्किन की कोई भी एलर्जी, ऐसी कोई भी डिसीज या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है आप में या आपके हस्बैंड में, तो भी आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपके डाइट में ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे कि स्किन के तकलीफें बढ़ती है, जैसे ग्राउंडनट हो गया है, या फिर आप कोकोनट वाटर, अगर आप पूरे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कोकोनट वाटर पी रहे हैं, या और आपको या आपके हस्बैंड को बार बार सर्दी होने के, या बार बार वेदर चेंज हो जाता है तो सर्दी हो जाती है, एस्थमेटिक हो जाता है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, और अगर आप पूरा 9 मंथ्स कोकोनट वाटर पी रही है तो आपके बेबी को एलर्जिक राइनाइटिस होने के 100% चांसेस है, अभी लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि ये प्रूवन है
हम लोगों ने इतने 15 ईयर्स में ये सारे पैटर्न्स देखे हैं, ठीक है। तो इससे हम बता सकते हैं कि अगर कोस्टल एरियाज में रहते हो, आप बचपन से कोकोनट वाटर पी रहे हो, तो इट इज अडेप्टेबल बाय योर बॉडी। बट अभी अभी हम लोग ना प्रेग्नेंट हो गए हैं, इसके लिए रोज कोकोनट वाटर पियेंगे, और ऊपर से हमें छींके भी आ रही हैं, थोड़ा सा डस्ट चला जाता है नाक में तो 100 छींके मार लेते हैं हम, और थोड़ा सा वेदर चेंज होता है तो हमें सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है। अगर ऐसा है तो प्लीज और प्लीज कोकोनट वाटर अवॉइड कीजिए, because it will make your baby also allergic towards this मतलब allergic towards weather change or any kind of this changes, है ना, उनको उसको भी एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक स्किन डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आपके पास वाले आप वैद्यों के पास या डॉक्टर्स के पास जाइए, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास, होम्योपैथ डॉक्टर के पास, या फिर जहां पर भी आप जा रहे हैं दिखा रहे हैं आप उनसे पूछिए। यूजली ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ज्यादा हैंडल करते हैं, और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स चाहते हैं कि आपके बेबीज जो हैं वो रूट से ही बहुत स्ट्रेंथ में आए, बहुत स्ट्रांग हो। पैदा होने के बाद में आप उसको हमारे तरफ मत लेके आओ, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम चाहते हैं कि आपके बेबीज जो है वो बहुत ही स्ट्रांग ऑलरेडी पैदा हो, है ना। सो ये तीनों फैक्टर्स आप देखिए, बहुत अच्छे से आपको ऑब्जर्व कीजिए, ये तीनों फैक्टर्स में बैठिए प्रॉपरली, और वैसे ही फॉलो कीजिए चीजें। तो रिविजन के लिए फर्स्ट फैक्टर वाज इम्यून पावर, आपके बेबी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होने के लिए आपको वो सारे फैक्टर्स का ख्याल रखना चाहिए। सेकंड इज, अगर आपके फैमिली में फैमिली हिस्ट्री का कोई डिसीज है तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए और नजदीक के किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और थर्ड है, अगर आप में आपके हस्बैंड में कोई भी प्रॉब्लम है डिसीज के अकॉर्डिंगली, कोई भी तकलीफ है हेल्थ के रिलेटेड, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और सबसे पहला फैक्टर जो है इम्यून सिस्टम, वो तो सबके लिए है, यूनिवर्सल है, सारे प्रेग्नेंट वुमेन्स ने वो सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए ताकि आप और हेल्दी हो जाए, और आप हेल्दी हो जाते हो तो आपके बेबीज ऑफ कोर्स हेल्दी होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी नए नए वीडियोस आएंगे। और प्लेलिस्ट में नो फॉर योर हेल्थ, उसमें मैं बहुत सारे अलग अलग डिसीज को लेके या अलग अलग फैक्टर्स को लेके हेल्थ के, उसमें भी वीडियोस रहेंगे, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आप तक वो पहुंच सकेगा। आपसे जो इतना सारा प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें मैं जब भी कमेंट देखूंगी तो मैं आपको उसका आइदर वहीं पर जवाब दे दूंगी या फिर उस कॉन्सेप्ट को लेके एक नया वीडियो आपके सामने लाऊंगी। सो थैंक यू एंड टेक केयर। आई विश यू द ग्रेट लाइफ। बाय।